नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम सभी का स्वागत है जेफी फेर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे यहाँ पर संस्कृत अनुवाद, और संस्कृत अनुवाद को हमने यहाँ पर अच्छे से पूर्ण कर लिया है। पांचों लकारों को हमने देख लिया है। लेकिन हमने एक बात नोटिस की है कि जब भी हम धातु का नाम लेते हैं तो धातु के बारे में जो लोग हैं वो पता नहीं क्या 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 अर्थ निकालते हैं। तो आज हम प्रकरण लेकर के आए हैं पूरा आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय का, जो आपका धातु प्रकरण के बारे में स्पष्ट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है धातु प्रकरण। आखिर धातु किसे कहते हैं? तो धातु का अर्थ यहाँ पर हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि धातु रूप प्रकरण। धातु रूप प्रकरण क्या है कि जिन मूल शब्दों से, है ना, जिन मूल शब्दों से क्या होता है कि संस्कृत की क्रियाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? संस्कृत की क्रियाएं बनती हैं। जिन मूल शब्दों से संस्कृत की क्रियाएं बनती हैं उनको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि पठ है, पठ क्या है? एक धातु है। पठ का हिंदी में अर्थ क्या होता है? पढ़ना। लेकिन ये जो पठ है ये धातु है, ये आपका क्या है? धातु है। लेकिन संस्कृत की क्रिया नहीं है। संस्कृत की क्या नहीं है? क्रिया नहीं है, ये केवल धातु है। जब पूर्ण क्रियापद कब बनेगा संस्कृत का? यह पठ जो धातु है ये पूर्ण क्रियापद तब बनेगा जब इसके पीछे हम क्या लगाएंगे? प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, यानी धातु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तब ये पूर्ण रूप से संस्कृत की क्या बनेगी? क्रियापद बनेगी। तो धातु का अर्थ ये नहीं है कि वो क्रियापद है। धातु का अर्थ क्या है कि जिन मूल शब्दों से संस्कृत की क्रियाएं बनती हैं, अर्थात बनती हैं। जैसे कोई जड़ होती है, किसी पेड़ की जड़ होती है, और उस जड़ से जब हम पानी डालते हैं तो उनसे क्या होता है कि पौधा निकलता है, पौधे से पेड़ बनता है। तो उसी प्रकार से जो संस्कृत में जो क्रियाएं बनती हैं, उन क्रियाओं के जो मूल शब्द है, उन मूल शब्द को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मूल शब्द को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे कि पठ है, लिख है, क्रय, भू, ये सभी क्या हैं? मूल शब्द हैं। इन मूल शब्दों में, इन धातुओं में जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, धातु प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, लकार के अनुसार जब हम धातुओं में क्या लगाते हैं? प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तब ये क्या बनती हैं? संस्कृत की क्रियाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? संस्कृत की क्रियाएं बनती हैं। जैसे कि पठ धातु है, और पठ धातु में जब हम ती प्रत्यय लगाते हैं तो क्या रूप बनेगा? पठती। तब ये क्या बनेगी? पूर्ण संस्कृत की क्रियापद बनेगा, है ना। क्या बनेगा? पूर्ण रूप से संस्कृत का क्रियापद बनेगा, पठती, यानी मैं पढ़ता हूं। तो ये जो आपका धातु आपको समझ में आ गया होगा कि धातु क्या है और क्रियापद क्या है। दोनों अलग अलग चीज हैं, दोनों की परिभाषा जो है वो अलग अलग है, सूक्ष्म अंतर है। इसको बस ध्यान में रखना है कि धातु वह जिन मूल शब्दों से संस्कृत की क्रियाएं बनती हैं उनको तो हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और क्रियापद किन किन को कहते हैं? क्रियापद उनको कहते हैं जब हम धातु में प्रत्यय युक्त, जब हम धातु में प्रत्यय लगा करके शब्द बनाते हैं, यानी धातु में, ये धातु है, इसमें जब हम क्या लगाएंगे? ती प्रत्यय लगाएंगे। तो प्रत्यय लगा करके, तिगंत प्रत्यय आदि इत्यादि लगा करके जब हम पद बनाते हैं तो वो क्या बनती है? क्रियापद बनती है संस्कृत विषय की। आगे देखते हैं धातु के बारे में और क्या क्या है कि धातु के प्रकार। अब हम चलते हैं धातु के कितने प्रकार होते हैं। धातु के यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मैपदी जो है, परस्मैपदी धातु होती हैं, आत्मनेपदी धातु भी होती हैं, और उभयपदी धातुएं भी होती हैं। अब यहाँ पर समझना यह है कि परस्मैपदी धातुएं कौन कौन सी होती हैं, आत्मनेपदी धातुएं कौन कौन सी होती हैं, और उभयपदी धातुएं कौन कौन सी होती हैं। इनके बारे में जो आपके, जैसे कि परस्मैपदी, जिन धातुओं का प्रयोग परस्मैपदी अर्थात दूसरों के लिए किया जाता है ना। जब उसमें हम वाक्य में जब हम धातुओं का प्रयोग करते हैं और जब हम
धातुओं का प्रयोग दूसरों के लिए करते हैं तो वहां पर जो भाव निकल के आएगा वहां पर क्या होगा, परस्मैपदी धातु होगी। आत्मनेपदी धातु, जब कोई धातु या कोई क्रिया, है ना, कोई धातु या कोई क्रिया जब आत्मनेपदी यानी स्वयं के लिए उपयोग में लाई जाती है, जब कोई क्रिया स्वयं के लिए की जाती है तो वहां पर आत्मनेपदी धातु होती है। और उभयपदी धातु वह धातु होती है जो हम परस्मैपदी अर्थात दूसरे के लिए भी उपयोग में कर सकते हैं और आत्मनेपदी यानी स्वयं के लिए भी उपयोग में कर सकते हैं। तो यहाँ पर धातुओं के प्रकारों में एक तरफ से देखा जाए कि परस्मैपदी वह धातु जहां पर हम सिर्फ दूसरों के लिए ही प्रयोग में करते हैं, इस प्रकार की धातुएं होती हैं जो स्वयं के लिए नहीं होती हैं, है ना। तो परस्मैपदी जो दूसरों के लिए प्रयोग में की जाती है, आत्मनेपदी जो स्वयं के लिए प्रयोग में की जाती है, उभयपदी धातुएं वे धातु होती हैं जो दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी प्रयोग में की जाती हैं, वो आपकी उभयपदी धातुएं होती हैं। कर्म के आधार पर धातुओं के प्रकार देखें तो कर्म के आधार पर धातुओं के जो प्रकार हैं वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं संस्कृत में 3 प्रकार के, सकर्मक धातु, अकर्मक धातु और द्विकर्मक, यानी सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। आप इसमें जो धातु हैं, है ना, कर्म के आधार पर ये धातु के प्रकार हैं। तो सकर्मक धातु वे धातुएं होती हैं जो हमेशा कर्म के साथ ही आती हैं, उनको सकर्मक धातु कहते हैं। अकर्मक धातु वे धातुएं वे क्रियाएं जो हमेशा क्या होती हैं कि उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो वे अकर्मक धातुएं होती हैं। द्विकर्मक धातु वे धातुएं जो हमेशा द्विकर्म के साथ प्रयोग में की जाती हैं, तो वहां पर क्या होता है, द्विकर्मक धातु भी होती हैं। अब धातुओं के भेदों को देख लेते हैं और धातु के क्या क्या भेद हैं। धातु के भेद यहाँ पर दिए गए हैं, सेट, अनिट और वेट। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो आपने काफी बार पढ़ा होगा। क्वेश्चन में आ जाता है कि सेट, अनिट, वेट ये किसके भेद हैं, तो ये क्या हैं, ये धातु के भेद हैं। सेट धातु, अनिट धातु और वेट धातु, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ये क्या होता है। जो है आपके धातु के ये 3 भेद भी हैं, सेट, अनिट और वेट। अब इसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं परिभाषा, वो अच्छे से सुनिएगा कि जिन धातु और प्रत्ययों के बीच में इट अर्थात ई लगता है वे सेट और जिसमें नहीं लगता है वे अनिट होते हैं। क्या क्या कहा था मैंने कि जब हम धातु बनाते हैं, ये मूल धातु है, ये क्या है, मूल धातु है। अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसमें जो परिभाषा है वो ये है कि सेट धातु किसे कहते हैं, यानी सेट धातु किसे कहते हैं, जब हम कोई धातु है और उस धातु में क्या करते हैं, कोई धातु है और कोई धातु में जब हम प्रत्यय लगाते हैं, है ना, उन प्रत्ययों और धातु के बीच में यदि इट का आगम होता है, किसका आगम होता है, इट लगता है, तो वहां पर जो धातु कहलाती है वो सेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेट कहलाती है। और जिन धातु में जो है, जिन धातु में आपका इट का आगम नहीं होता है वह अनिट कहलाएगी। और जिन धातु और प्रत्ययों के बीच में क्या होता है कि विकल्प से क्या इट का आगम होता है विकल्प से, तो वे धातुएं जो हैं वेट प्रकार वेट धातुएं होती हैं। तो इसको समझने के लिए देखते हैं कि आपका जैसे कि पट है, जैसे कि क्या है आपका, ये पठ है, ये पठ है और पठ में हम क्या करते हैं, ती प्रत्यय लगाते हैं। मान के चलिए हम आपका ती प्रत्यय लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ती प्रत्यय लगाते हैं। अब पठ धातु है और ती प्रत्यय है। अब पठ धातु और पठ धातु और ती प्रत्यय के बीच में यदि इनके बीच में क्या आता है, आपका इट का आगम होता है, क्या होता है, इट आता है। इट में आपका जो टा है, टा ये आपका लंतम सूत्र से हल्की संज्ञा हो जाती है, तो क्या शेष रहता है आपका, ई शेष रहेगा। यानी इट का अर्थात ई का आगम हो जाता है, इन दोनों के बीच में इट का आगम हो जाता है।
ये आपका ई का आगम इट का आगम होता है और जो इट का ई शेष रहता है तो ई का आगम होता है। तो ऐसी धातुएं होती हैं जैसे कि आपका इनके बीच में होता है, तो वहां पर जो है कौन सी धातु है, वो सेट प्रकार की धातुएं होती हैं। कहने का मतलब है कि जब ये पठ धातु है और ये प्रत्यय है, इन धातु और प्रत्ययों के बीच में जब इट का आगम होता है, किसका आगम होता है, इट का आगम होता है ना, तो वहां पर कौन सी धातु होती है, वो सेट प्रकार की धातुएं होती हैं। और जहां पर इस इट का आगम नहीं होता है, इट का आगम नहीं होता है, वहां पर वो धातुएं कैसी होती हैं, अनिट अनिट प्रकार की धातुएं होती हैं। उन धातुओं को क्या कहते हैं, अनिट प्रकार की धातुएं कहते हैं। तो अनिट धातु का यहाँ पर ये रूप है, जैसे कि पट प्लस टी, तो यहाँ पर तो इट का आगम नहीं होगा, ना ही ये इट लगता है, तो ये डायरेक्ट रूप बन जाएगा पटती। तो ये जो पटती जो धातु है वो कैसी है, अनिट प्रकार की धातु है। सेट प्रकार की धातु कौन सी है, जैसे कि चुर, चोर माने चोरी करना, तो रूप कैसे चलाएंगे उसका, चोर यति, है ना। तो उसमें उसके बीच में जो ई आया है, या ई का या बनेगा, तो वहां पर जो है वो सेट प्रकार की धातु है। वेट प्रकार की धातु कैसी होती है, जहां पर विकल्प से इट का आगम होता है। कब होता है, धातु और प्रत्यय के बीच में। कहने का मतलब है कि सेट धातु जो है कौन सी होती है, अनिट प्रकार की धातु कौन सी होती है, और वेट प्रकार की धातु कौन सी होती है। सेट प्रकार की धातु वह होती है जो आपकी धातु और प्रत्यय के मध्य में, धातु और प्रत्यय के मध्य में जब इट का आगम होता है, तो वह धातु जो होती है वह सेट प्रकार की धातु होती है। और जहां पर धातु और प्रत्यय के बीच में जब इट का आगम नहीं होता है, वहां पर जो होती है धातु, वो कौन सी धातु होती है, वह अनिट प्रकार की धातु होती है। जैसे कि पट प्लस टी, तो यहाँ पर इट का आगम नहीं होगा, तो ये जो धातु है ये कैसी प्रकार की धातु है, ये अनिट प्रकार की धातु है। वेट प्रकार की धातु कैसी होती है, वेट प्रकार की धातु वैसी होती है जब धातु और प्रत्यय के बीच में विकल्प से क्या आता है, इट का आगम होता है। तो वहां पर जो है धातु का जो प्रकार होगा वो वेट प्रकार की धातु होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। धातु के भेदों में सेट, अनिट और वेट, यानी सेट प्रकार की धातु और अनिट प्रकार की धातु और वेट प्रकार की धातु। आगे समझते हैं धातुओं को गण। देखिए, धातुओं को हमने समस्त धातुएं हैं जो कि संस्कृत में लगभग 200 प्रकार की धातुएं होती हैं। संस्कृत में लगभग कितनी होती हैं, 200 प्रकार, सॉरी, संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं होती हैं। कितनी धातुएं हैं, 2000 धातुएं हैं। जो भी इन 2000 धातुओं को याद कर लेता है, उनके रूपों को याद कर लेता है, वो निश्चित ही रूप से संस्कृत का प्रकांड विद्वान बन जाता है, आधुनिक कवि सा बन जाता है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि संस्कृत में 2000 धातुएं हैं। इन समस्त धातुओं को संस्कृत में 10 गणों में बांटा गया है। कितने गणों में बांटा गया है, 10 गणों में बांटा गया है। अब जिन धातुओं के रूप, है ना, अब जिन धातुओं के रूप एक समान चलते हैं, है ना, जिन यानी 2000 प्रकार की धातुएं हैं। अब हमने ये देखना है कि 2000 की प्रकार की जो धातुएं हैं उनके जो रूप चलाते हैं, है ना, जिन धातुओं के रूप एक समान चलते हैं उनको एक गण में रख दिया गया है ना, और जिन धातुओं के रूप अलग तरह के चलते हैं उनको अलग गण में रख दिया गया है। तो इस प्रकार से जो धातुओं के गण हैं, जो 2000 प्रकार की धातुएं हैं, उनको रूपों के आधार पर 10 गणों में विभाजित किया गया है। अब इन धातुओं में जो धातुएं हैं, इनमें क्या करते हैं, हम तिंग प्रत्यय लगाते हैं। अब देखते हैं कि तिंग प्रत्यय क्या है, तिंग प्रत्यय के भेद क्या हैं। तिंग प्रत्यय आपके डायरेक्ट पूछा गया है कि कुल तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, तब तो 18 होते हैं। यानी 9 जो होते हैं वो परस्मैपदी धातुओं के लिए, और 9 जो होते हैं वो आत्मनेपदी धातुओं के लिए होते हैं, है ना। जैसे कि तीतंती, सीतत, आमी, आवे, आमे, इसमें इस तरह से ये धातु प्रत्यय होते हैं। यानी जो 9 जो तिगंत प्रत्यय होंगे वो परस्मैपदी के लिए होंगे और 9 आत्मनेपदी धातुओं के लिए होंगे। तो कुल मिलाकर के जो धातुओं के जो तिंग प्रत्यय हैं वो कितने होते हैं, 18 होते हैं। क्वेश्चन में आ जाए कि आपके तिंग प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है। क्वेश्चन में आ जाए कि तिंग प्रत्ययों के परस्मैपदी की संख्या कितनी है, तो 9 है। तिंग प्रत्यय के
तिंग प्रत्यय के आत्मनेपदी पदों की संख्या, आत्मनेपद प्रत्ययों की संख्या कितनी है? जो आत्मनेपदी प्रत्यय हैं उनकी पदों की संख्या कितनी है? तो 9 है। तो आत्मनेपदी और परसमेपदी जो आपके दोनों मिला करके आपके 9 हैं और दोनों मिला करके 18 तिंग प्रत्यय हैं धातुओं के। तिंग प्रत्ययों के भेदों में और देखते हैं सार्वधातुक और आर्धधातुक। अब इसको समझ लेते हैं कि सार्वधातुक प्रत्यय क्या है और आर्धधातुक प्रत्यय क्या है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि धातुओं में लगने वाले तिंग प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, आपके सार्वधातुक एवं आर्धधातुक। अब इसको गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जहां पे लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और लिंग लकार यानी विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार में लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं, है ना। क्या कहा मैंने कि आपका यहाँ पर लट लकार है, लट लकार आएगा। लट लकार में जो भी प्रत्यय लगेंगे वो सार्वधातुक प्रत्यय होंगे। लोट लकार में जो प्रत्यय लगेंगे वो सार्वधातुक प्रत्यय होंगे। लंग लकार में जो प्रत्यय लगेंगे वो सार्वधातुक प्रत्यय होंगे और लिंग लकार में जो प्रत्यय लगेंगे वो आपके सार्वधातुक आपके प्रत्यय होंगे। इसके अलावा यदि कोई भी लकार आता है, इनके अलावा जो मैंने अभी 4 लकार बताए हैं, लट, लोट, लंग और लिंग, इन 4 लकारों के अलावा यदि कोई प्रत्यय आता है तो वो तिङन्त प्रत्यय कौन सा होता है? आर्धधातुक का होता है। किसका होता है? आर्धधातुक प्रत्यय होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। और एक बार से फिर इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। धातु प्रकरण। धातु प्रकरण क्या है? धातु किससे कहते हैं? जिन मूल शब्दों से संस्कृत की क्रियाएं पद बनते हैं यानी क्रियाएं बनती हैं उनको धातु कहते हैं। जैसे मूल शब्द है पठ, ये आपकी क्या है? धातु है, ना कि क्रियापद। जब इसमें हम प्रत्यय लगाते हैं तब ये संस्कृत का पूर्ण रूप से क्रियापद बनता है। धातुओं के प्रकार हमने आपको बताए थे, परसमेपदी धातु और आत्मनेपदी धातु और उभयपदी धातु। परसमेपदी धातु दूसरों के लिए प्रयोग में की जाती है। आत्मनेपदी धातु ऐसी धातु जिनका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं और उभयपदी धातु जिनका प्रयोग हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं और स्वयं के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। कर्म के आधार पर धातु के भेद सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक 3 प्रकार के आपके आधार 3 प्रकार की धातुएं बांटी गई हैं। धातुओं के भेद में देखते हैं, आपका सेट बताया था, 60 प्रकार की धातु बताई थी, अनिट प्रकार की धातु बताई थी और वेट प्रकार की धातु बताई थी। इसमें यह बताया गया था कि धातु और प्रत्यय के मध्य में जब क्या होता है कि इट का आगम होता है। क्या होता है? इट का आगम होता है। तो वह जो धातु होती है वो 60 प्रकार की धातु होती है। जब धातु और प्रत्यय के मध्य में इट का आगम नहीं होता है तो वहां पर अनिट प्रकार की धातु होती है। वह कैसी प्रकार की धातु होती है? अनिट प्रकार की धातु होती है। और जहां पर धातु और प्रत्यय के मध्य में विकल्प से इट का आगम होता है तो वहां पर वेट प्रकार की धातु होती है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है सेट, अनिट और वेट को लेकर के। धातुओं के गण के बारे में बताया था कि समस्त जो 2000 धातुएं संस्कृत में दी गई हैं उन 2000 धातुओं को, है ना, रूपों के आधार पर उनको 10 गणों में बांटा गया है। जब हम धातुओं के रूप चलाते हैं तो एक समान रूप चलने वाले जो धातुएं होती हैं उनको अलग गण में रखा गया, एक से गण में अलग अलग रखा गया है। तो इसलिए जो 2000 धातुएं उनको संस्कृत की जितनी भी धातुएं हैं समस्त धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है। और आगे देखते हैं कि जब इन धातुओं में हम प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय कौन सा लगाते हैं? तिङन्त प्रत्यय लगाते हैं। तो धातुओं में लगने वाले जो तिङन्त प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी होती है? 18 होती है। 18 होती है। 18 कैसे होती है? यदि कोई परसमेपदी धातु आए तो उसके लिए 9 तिङन्त प्रत्यय होते हैं। यदि कोई आत्मनेपदी वाली धातु आती है तो उसके लिए 9 आपके तिङन्त प्रत्यय होते हैं। तो परसमेपदी 9 होते हैं, आत्मनेपदी भी 9 प्रत्यय होते हैं। तो इसलिए मिलाकर के कुल जो तिङन्त प्रत्यय हैं वो 18 प्रकार के तिङन्त प्रत्यय हैं। तिङन्त प्रत्ययों के भेदों में और भी दिया गया है सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्यय। तो सार्वधातुक प्रत्यय क्या है? आर्धधातुक प्रत्यय क्या है? आपका जो है अभी मैंने बताए थे, जिन आपका लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और लिंग लकार, ये धातुओं में इन कालों में जो होता है धातुओं का प्रयोग किया जाता है ना। इन लकारों में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं, कौन कौन से लकारों में?
आपका लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, इन 4 लकारों में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है धातु के साथ में, वो धातुएं जो होती हैं वो सार्व धातु कहलाती हैं। और इनके अलावा, इन 4 धातु के अलावा यदि कोई सा भी लकार आए और उस लकार में जिस प्रत्यय का, जिन उन लकारों में जिन धातुओं का प्रयोग किया जा रहा है, उन धातुओं में क्या है कि जो भी प्रत्यय लगता है वो आर्ध धातु कहलाते हैं। फिर से समझिएगा, आपका तिंग जो प्रत्यय हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सार्वधातुक और आर्धधातुक। अर्थात लट लकार, लोट लकार और लंग लकार में लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो सार्वधातुक कहलाते हैं। शेष लकारों में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो आर्धधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा और चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।